कई लेक्चर जो प्रोवाइड कराते हैं हार्टिकल्चर के, जो हमारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक यानी मेजर जो हमारे क्रॉप वो पूछे जाते हैं। जैसे हमने आप सबको बता दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ हार्टिकल्चर क्या होता है, उसकी ब्रांचें कौन कौन सी होती है और किस भाषा का कौन सा शब्द होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट कराया था। और हमने देखा था आम की कल्टीवेशन, मैंगो कल्टीवेशन या आम की खेती के बारे में। तो आम जैसे जो हमारा मेजर क्वेश्चन है कि आम की फैमिली क्या होता है, आम का खाने वाला भाग, और टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार क्या होता है। उसके बाद आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है, आम में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, आम के पुष्करम को क्या कहा जाता है। उसके बाद ब्लैक टिप बीमारी किस में लगती है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी हो जाएगी, और सबसे महंगी प्रजाति कौन सी होती है। उसके बाद आम को कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो हमने आप सबको बताया कि अगर सामान्य रूप से 10 × 10 मीटर की दूरी पर, अगर किसी वैरायटी का नाम देके पूछ लेता है स्पेशली, तो जैसे हमारा आम्रपाली है, इसको 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कितनी दूरी पर, 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जो 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ पौधों की संख्या 1600 होती है। जो किसके लिए सुटेबल होते हैं, HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग। या कभी कभी इस तरह पूछा जा सकता है कि आम की कौन सी वैरायटी या प्रजाति है जो सघन रूप से लगाया जाता है, तो कौन सी हमारी वैरायटी हुई, आम्रपाली हो जाएगा। कौन सा, आम्रपाली। और जैसे हमने बनाना कल्टीवेशन, केला की खेती के बारे में हमने देखा था, क्या कहा जाता है, और केले के जो जमीन से ऊपर वाला और जमीन से नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता, तो राइजोम कहा जाता। केले में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता, तो सकर्स या तलवार सकर्स, या जिसे बोला जाता है स्वॉर्ड सकर्स भी कहा जाता है। प्रवर्धन के लिए सकर्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 60 से 90 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 60 से 90 सेंटीमीटर। और जो प्रवर्धन किया जाता है सकर्स का भार कितना होना चाहिए, तो 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम। उसके बाद हमने देखा था गुआवा कल्टीवेशन, ये अमरूद की खेती। तो अमरूद की खेती में यदि जो क्वेश्चन अक्सर पूछा गया कि उसका बोटेनिकल नेम सीडियम गोजा, फैमिली क्या होती, मिटरेसी होती, क्या होती है, मिटरेसी होती है। उसमें प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, टी बडिंग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, टी बडिंग के द्वारा किया जाता है। और अमरूद किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन सी। किसका अच्छा स्रोत होता है, विटामिन सी। कहाँ पर पाई जाती है, आप सबको हमने। और सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, और लखनऊ वंचार जो प्रजाति उसको किस नाम से जाना जाता है, सरदार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सरदार के नाम से जाना जाता है। और बनारसी सुरखाई अमरूद की प्रजाति लाल गुद्दे वाली प्रजाति कैसी है, लाल गुद्दे वाली प्रजाति है। अमरूद में जो उगठा रोग लगता है किसके द्वारा लगता है, कौन द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी सीडी द्वारा होता है। किसके द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी सीडी के द्वारा होता है। और हमने कुछ जनरल क्वेश्चन आप सबको बहुत ही मतलब जो हमने आप सबको जनरल एग्रीकल्चर, जो हमारा जनरल का क्लास चलता है जनरल एग्रीकल्चर का, उसमें हमने आप सबको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। जैसे खैरा रोग किस में लगता है, धान में लगता है। किसकी कमी से, तो जिंक की कमी से। उसके बाद संकर मक्का की बीज दर क्या होती है, तो 20 से 25 किलोग्राम। शंकुर मक्का की बीज दर 16 से 18 किलोग्राम। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, तो CRI होता है। क्या होता है, CRI। उसके बाद डेवलपमेंट फुटियों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। कितनी होती है, 27 होती है। और जैसे एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन आप सबको प्रोवाइड कराए थे। जो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं कई बार। तो वो क्वेश्चन हमें लगभग ज्यादातर क्वेश्चन अगर हम पेपर देख लेते काफी बार, तो 1-2 बार देखते हैं तो वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं तो उसका आंसर आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि इसका आंसर ये होता है। अगर इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो समझ लीजिए नंबर ऑफ सिलेक्शन होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है उसका आंसर आप इमेजिन करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुर्गियों की सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, तो रानीखेत होती है। कौन सी होती है, रानीखेत। किसके द्वारा होता है, तो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस द्वारा होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल जिसमें सबसे अधिक वसा पाया जाता है, तो जर्सी है। कौन सी है, जर्सी है। उसमें वसा की मात्रा जो कितना पाया जाता है, 5.5% पाया जाता है। और एक अंडे का औसत भार कितना होता है, तो 55 से 58 ग्राम होता है। कितना होता है, 55 से 58 ग्राम होता है। अब मुर्गी कितने दैनिक जन्म के कितने सप्ताह बाद वो अंडा देना प्रारंभ कर देती है, तो 20 से 22 सप्ताह बाद। कितने सप्ताह बाद, 20 से 22 सप्ताह बाद ये अंडा देना प्रारंभ कर देती है। और दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो पूर्ण हस्त विधि। कौन सी, पूर्ण हस्त विधि, जिसे फिटिंग बोला जाता है। क्या, पूर्ण हस्त विधि या फिटिंग बोला जाता है। मुर्गी का जोलॉजिकल नेम गैलस डोमेस्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलस
यानी गैलस डोमेस्टिका, उसमें 2n इक्वल टू कितना होता है 78 यानी 78 होता। तो ये सब क्वेश्चन आप याद करते रहिए। जो ये क्वेश्चन यहाँ पर बोले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन जितने बोले लगभग समझ लीजिए 99% क्वेश्चन ये कंपटीशन में पूछा गया है। तो चलिए आज हम देखेंगे सेब कल्टीवेशन, सेब की खेती, ये जिसे बोला जाता है एप्पल। क्या बोला जाता है? एप्पल। डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि अगर आप प्रतिदिन एक सेब का सेवन करते हो, यानी प्रतिदिन अगर आप एक सेब का सेवन करते हो तो समझ लीजिए हमें डॉक्टर की उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक सेब आप बराबर कंटिन्यू खाते हो तो लगभग आपका जो यानी स्वास्थ्य वो काफी अच्छा बना रहेगा। क्या रहेगा? काफी अच्छा बना रहेगा। और इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये भी बढ़ा रहेगा। और प्लस जो हमारे जो पेट से बीमारियां होती वो काफी दूर हो जाती है। सेब का सेवन, सेब और पपीता क्या हो जाता है? सेब और पपीता, इन सब की का सेवन करने से जो हमारी पेट समस्या यानी पेट संबंधी बीमारी होती है, क्या होती है? पेट संबंधी जो बीमारी होती है वो काफी इससे दूर हो जाती है। तो आप सब जानते होंगे कि सेब का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में होता है। कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, क्योंकि ये शीतोष्ण फलों का राज्य इसलिए कहा जाता है किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। क्या कहा जाता है इसे? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? किंग ऑफ टेम्परेट, इन्हें शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फलों का राजा इसीलिए क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर के जो टेम्परेचर आता है वो लगभग 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। कितना रहता है? 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। जो हमारे ठंडे में जब टेम्परेचर होता है नवंबर दिसंबर में जो हमारा टेम्परेचर चलता है वो समझ लीजिए अक्सर जो टेम्परेचर होता है वो हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग कंटिन्यू या रेगुलर ये टेम्परेचर वहां पर रहता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? किंग ऑफ फ्रूट, यानी किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट या शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट या शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं उसी के आगे। तो चलिए हम सब कल्टीवेशन या एप्पल कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बोटेनिकल नेम है वनस्पतिक नाम है। नहीं है सर, पानी ऐसी कम दिखा उसी देश में इतना है। आरओ में है नहीं, वहाँ पानी ऊपर गए हैं, आरओ 1 घंटे बाद आ जाएगा। अभी गर्म पानी पीजिए। क्या करें? अब आता है इसका बोटेनिकल नेम है वनस्पति नाम। क्या हो जाएगा? बोटेनिकल नेम है वनस्पतिक नाम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कई बोटेनिकल नेम दिया है। पायरस मैलस, मैलस डोमेस्टिका या मैलस प्यूमिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैलस प्यूमिला। यहाँ एक मात्रा और कर देना। तो बोटेनिकल नेम हमें सभी याद रखना। क्या? सभी याद रखना है। कोई भी बोटेनिकल नेम हमारा पूछा जाता है। अब देखिए अगर हम बीएससी में जब जाएंगे, क्या बीएससी में जब जाएंगे तो हमें काफी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमें जरूरत है, बीएससी में जाओगे तो सबके जो हमारी जंगली कौन सी होती है, जो मूल बेरेंट अलग अलग, तो उसके काफी आ जाते हैं। लगभग कम से कम 10 से 15 आ जाएंगे बोटेनिकल, 10 आ सकते हैं, कम से कम 10 आ जाएंगे। तो क्यों हमें इतना ध्यान रखना? ये सब हमारे जो कंपटीशन में पूछा जाएगा, क्यों इसका बोटेनिकल नेम पूछा जा सकता है बस। तो पायरस मैलस, मैलस डोमेस्टिका और मैलस प्यूमिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैलस प्यूमिला। तो सेब का बोटेनिकल नेम ये सब याद रखना। जो सबसे मुख्य माना जाता है यही माना जाता है। क्या? जो सबसे मुख्य होता है यही पायरस मैलस होता है। क्या होता है? पायरस मैलस होता है या मैलस प्यूमिला। क्या हो जाता है? मैलस प्यूमिला। वैसे हमें याद रखना तीनों, तो काफी हमें काम देगा। कहीं भी लगभग पेपर देने जाएंगे तीनों कभी यानी काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब आता है फैमिली या कुल। क्या हो जाएगा? फैमिली या, अब सेब की फैमिली क्या हो जाएगा? रोजेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजेसी। तो बोटेनिकल नेम पायरस मैलस, मैलस डोमेस्टिका या मैलस प्यूमिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैलस प्यूमिला हो जाएगा। और फैमिली क्या हो जाएगा? तो रोजेसी। अब आ जाता है क्रोमोसोम नंबर या जैसे बोला जाए तो गुणसूत्र संख्या।
क्या बोला जाता है? गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर। तो गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 34 होता है। कितना होता है? 34 होता है। हमने आप सबको बताया था कि लीची में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। कितनी होती है लीची में गुणसूत्र की संख्या? तो 30 होती है। तो ये हमारा हो गया क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या। तो कितना हो जाएगा? 34। उसके बाद हमारा आ जाता है ओरिजिन प्लेस। क्या हो जाता है? ओरिजिन प्लेस। इसका एक और ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है नेटिव प्लेस। क्या पूछा जाता है? नेटिव प्लेस। अब नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है? मूल स्थान होता है। क्या होता है? मूल स्थान। और ओरिजिन प्लेस मतलब क्या होता है? उत्पत्ति स्थान। क्या होता है? उत्पत्ति स्थान। जिसका जो उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या कभी कभी माना जाता है हिमालय क्षेत्र। क्या माना जाता है? हिमालय क्षेत्र भी माना जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि सेब का बोटेनिकल नेम पायरस माइलस, माइलस डोमेस्टिका या माइलस प्यूमला। फैमिली क्या हो जाएगा? तो रोजेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोजेसी। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या 2n = कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ओपी ओरिजिन प्लेस है उत्पत्ति स्थान, तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा। क्या हो? दक्षिणी पश्चिमी एशिया या हिमालय क्षेत्र माना जाता है। तो ये तो हमें याद होना चाहिए, इसमें से कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का जो बेसिक चीज है। क्या? चैप्टर का बेसिक चीज। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अभी हमने ये क्वेश्चन बताया है कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट यानी शीतोष्ण फलों का राजा। अब शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो सेब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेब को कहा जाता है। अगर पूछ लेता किंग ऑफ एरिड फ्रूट, शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो शुष्क फलों का राजा अगर पूछ लेता तो शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता? तो बेर को कहा जाता। किसे कहा जाता? बेर। जिजिफस जुजुबा या जिजिफस मेरिटियाना, जिसमें प्रोपोगेशन होता है रिंग बडिंग और टी बडिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कानपुर पेपर बनाया था तो पूछा था, बाकी हम देखेंगे जब पढ़ाएंगे। तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता? तो सेब को कहा जाता। किसे कहा जाता? सेब को। अब आता है एडिबल पार्ट यानी खाने वाला भाग। क्या हो जाएगा? एडिबल पार्ट, एक जिसे बोला जाता है खाने वाला भाग। क्या कहा जाता? खाने वाला भाग। अब सेब का खाने वाला भाग क्या होता है? मांसल पुष्पासन। क्या कहा जाता? मांसल पुष्पासन। तो ये यहां पर ध्यान रखना कि सेब का खाने वाला भाग क्या हो जाएगा? मांसल पुष्पासन। अब फल का प्रकार क्या होता है? जो सेब के फल का प्रकार हो जाएगा वो होता पोम। यहां पे लिख लीजिएगा आप सब कि जो खाने वाला भाग होता है सेब का, पोम होता है। क्या होता? पोम। अभी आप सबका सही हो जा रहा। तो सेब का जो खाने वाला भाग पोम ये होता, या इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता पोम। क्या होता? पोम। तो ये ध्यान रखना कि सेब का खाने वाला भाग क्या होता? तो पोम होता। क्या होता? अरे सॉरी, फल का प्रकार क्या होता? पोम होता। यानी टाइप ऑफ फ्रूट अगर पूछ लेता, फल का प्रकार ये यहाँ पर ध्यान रखना। सॉरी, अगर फल का प्रकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोम। और खाने वाला भाग अगर पूछेगा तो मांसल पुष्पासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांसल पुष्पासन। तो पहला हमने बताया कि शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता? तो सेब को कहा जाता है। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता? सेब को कहा जाता है। खाने वाला भाग किसे कहा जाता है? यानी सेब का खाने वाला भाग क्या होता? तो मांसल पुष्पासन होता। फल का प्रकार क्या हो जाएगा? तो टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता? पोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोम हो जाएगा। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन हमने एक दिन आप सबको बताया था कि सेब को असत्य फल कहा जाता। क्या कहा जाता? असत्य फल। सेब को कहते हैं असत्य फल या झूठा फल, या इसे बोला जाता कूट फल।
या बोला जाता फॉल्स फ्रूट। क्या बोला जाता? फॉल्स फ्रूट। तो ये सब हमें सभी पता होना चाहिए कि सेब को क्या कहा जाता है, या असत्य फल किसे कहा जाता है, या झूठा फल किसे कहा जाता है, या कूट फल किसे कहा जाता है, या फॉल्स फ्रूट किसे कहा जाता है। तो वो सेब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेब को कहा जाता है। अब देखो, एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल। क्या हो जाएगा? एक सत्य फल और दूसरा होता है असत्य फल। अब हमें दोनों पता होना चाहिए क्या होता है सत्य फल और क्या होता है असत्य फल। अब सत्य फल क्या होता है? जो फल अंडाशय से विकसित होता है। जो फल अंडाशय से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? अंडाशय से। उसे क्या कहा जाता है? तो सत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य फल कहा जाता है। और जो फल अंडाशय को छोड़कर अन्य किसी भाग जैसे पुष्पासन से विकसित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत्य फल। जो फल अंडाशय को छोड़कर अंडाशय को छोड़कर अब अंडाशय को छोड़कर जैसे पुष्पासन, क्या हो जाता है? पुष्पासन। पुष्पासन या किसी अन्य भाग से विकसित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत्य फल या फॉल्स फ्रूट या ट्रू फ्रूट। क्या हो जाएगा? फॉल्स फ्रूट या ट्रू फ्रूट। अगर पूछ लेता है डेवलपमेंट ऑफ, यानी जिसका विकास अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। जिसका विकास यानी जिसका जो विकास होता है अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से विकसित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे मुख्य एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि असत्य फल के उदाहरण क्या हो जाएंगे। तो हमारा पहला सेब नोट कर लेना और दूसरा नोट कर लेना नाशपाती। क्या हो जाएगा? नाशपाती। नाशपाती आप सब देखे होंगे, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अगर कुछ कोई पौधा हमारे यहाँ देखा जाएगा तो खेत में लगा देते तो उसमें भी हो जाता है, लेकिन तो उतना अच्छा नहीं हो पाते। लेकिन तो हमारे यहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन तो बहुत कम मात्रा में सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है थोड़ा अधिक 25-30 या 30 तक ये भी चल सकता है। तो इसीलिए हमारे यूपी में भी कहीं कहीं ये पौधे देखे जाते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है एप्पल ऑफ बाउल, मतलब सेब का कटोरा। सेब का कटोरा। अब सेब का कटोरा किससे कहा जाता है? एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। हार्स पावर मत समझ लेना। क्या हार्स पावर बहुत लोग कहेंगे। एक एचपी बराबर पूछ लेता कभी कभी। एक एचपी इक्वल टू हो जाएगा 746 वाट। ये क्वेश्चन इंडिकेटर में तो लगभग काफी बार पूछा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लगता है यूपी कैटेगरी वाले जब पेपर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन पहले अपने सामने रख लेते हैं। अपने सामने रख लेंगे कि इसको हमें बीच में कहीं ना कहीं रखना है। तो लगभग काफी फेमस क्वेश्चन है। जैसे हर यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है तो कहीं ना कहीं अपने सामने रख लेगा कंप्यूटर पे, जब क्वेश्चन का होगा कि ये क्वेश्चन हमें रखना है। इसीलिए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बदनाम हो गया यूपी कैटेट के लिए। यूपी कैटेट के लिए मतलब यूपी कैटेट के पेपर के लिए काफी बदनाम क्वेश्चन, मतलब फेमस है, बदनाम जो भी समझ लो, ये क्वेश्चन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो याद होना चाहिए। अब जैसे बायो में हमारे 2-3 क्वेश्चन है। अब केचुआ से अगर पूछेगा तो क्लाइटेलम पूछ लेता। क्या? क्लाइटेलम। केचुए में क्लाइटेलम किस खंड पर पाया जाता है? केचुए में नर जनन क्षेत्र किस खंड पर पाए जाते हैं और मादा जनन क्षेत्र किस खंड पर? यह भी क्वेश्चन काफी फेमस है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन, और जैसे राइबोसोम का कार्य क्या होता है, ये सब क्वेश्चन काफी फेमस है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। तो एप्पल ऑफ बाउल, सेब का कटोरा किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। किसे? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है
कि अगर पूछ लेता है बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार पूछा गया कि बाउल ऑफ राइस या सेब का, बाउल ऑफ राइस, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सेब में बौनेपन वाला मूल वृंत, इनमें सेब में जो बौनेपन वाला मूल वृंत क्या होता है? किस रूट स्टॉक का प्रयोग या कौन सा रूट स्टॉक होता है बौनेपन के लिए? क्या होता है? रूट स्टॉक। मूल वृंत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रूट स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट स्टॉक। तो सेब में बौनापन के लिए किस मूल वृंत का प्रयोग किया जाता है? तो M9 का प्रयोग किया जाता है। किसका? M9 का प्रयोग किया जाता है बौनेपन के लिए। अगर वही पूछ लेता अर्ध बौनापन के लिए, अर्ध बौनापन के लिए, तो अर्ध बौनापन के लिए किस मूल वृंत का प्रयोग किया जाता? तो M27। बौनेपन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? M9 का प्रयोग किया जाता। अर्ध बौनेपन के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो M27 का प्रयोग किया जाता। किसका? M27 का। ये दोनों क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे जो सेब से पूछा जाता है, सेब से ये पूछा जाता है, कई बार उसके फल का प्रकार पूछा जाता है, खाने वाला भाग। उसके बाद ये पूछा जाता है कि सेब में बौनेपन वाला मूल वृंत, बौनेपन के लिए किस रूट स्टॉक का प्रयोग किया जाता? मूल वृंत मतलब क्या हो जाएगा? रूट स्टॉक। तो M9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M9। और अर्ध बौनेपन के लिए किस रूट स्टॉक का प्रयोग किया जाता? तो M27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M27। आप इंटरमीडिएट की किताब उठा के देखोगे, जहां पर एप्पल की खेती दिया है, वहां पर ये दोनों मूल वृंत के नाम आप सबको पूरे लिखे हैं। अब देखना किताब में जिनके पास होगा, देखना तो ये दोनों आप सबको जरूर मिलेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? व्हिच एसिड आर फाउंड इन एप्पल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक तथा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक तथा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक तथा ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सेब की अंबारी नामक जात का जन्म स्थान है। हाँ, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि सेब की अंबारी नामक जात के जन्म स्थान क्या होता है? तो हिमालय क्षेत्र माना जाता है। क्या? हिमालय क्षेत्र माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि सेब की अंबारी नामक जात के जन्म स्थान क्या हो जाएगा? तो सेब की अंबारी नामक जात के जन्म स्थान क्या हो जाएगा? तो हिमालय हो जाएगा। क्या? हिमालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सेब से कौन से उत्पाद या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? हाँ, इन्हें सेब से कौन से उत्पाद या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? तो साइडर तथा जेली। क्या बनाया जाता है? साइडर तथा जेली बनाए जाते हैं। जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये साइडर। क्या पूछा जाता है? साइडर। साइडर किस फल से बनाया जाता है? क्या किस फल का उत्पाद माना जाता है? तो किस फल का उत्पाद माना जाता है? सेब का माना जाता है। किसका माना जाता है? सेब का। तो ये क्वेश्चन पहला हमने बताया कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक तथा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक तथा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब की अंबारी नामक जात के जन्म स्थान क्या हो जाएगा? तो हिमालय क्षेत्र। एक अंबारी नामक स्पीशीज या जात होती है, यानी अंबारी नामक स्पीशीज या जात होती है जो सेब की होती है, उसका मूल स्थान अगर पूछ लेगा तो हिमालय क्षेत्र माना जाता है। क्या? हिमालय क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद सेब से कौन सा उत्पाद बनाया जाता है? प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? साइडर हो जाएगा और जेली। जो इसमें साइडर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सेब में लाल रंग का कारण। क्या हो जाएगा? सेब में लाल रंग का कारण। इन्हें देखे होंगे सेब जो होता है पहले क्या रहता है? हरा रहता है। उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाता है, क्या होता है? मैच्योर या परिपक्व हो जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। कैसा? रेड कलर का। तो ये किसके कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसायनिन के कारण।
जैसे हमने आप सबको बताया होगा क्या क्वेश्चन कि लीची में लाल रंग का कारण, इसमें लीची में, तो वो भी किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग का कारण, तो प्याज में भी लाल रंग का कारण क्या हो जाएगा? एंथ्रोसाइनिन हो जाता है। क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन होता है। तो ये सब क्वेश्चन हमारे जो पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे हम आडो या पीच बताएंगे, तो उसमें भी लगभग ये पूछा जाता है, आडो या पीच में लाल रंग का कारण, तो वो भी एंथ्रोसाइनिन। जिस भी स्टूडेंट को अगर नहीं पता रहता कि लाल रंग का कारण, तो अक्सर अगर उसमें एंथ्रोसाइनिन ऑप्शन दिया है तो शायद यही ऑप्शन ही लगभग सही माना जाता है। तो लगभग 90% ये अधिकतर यही पाए जाएंगे कि अगर लाल रंग का कारण पूछेगा तो क्या, जैसे अगर टमाटर में पूछ लेता तो उसमें नहीं चलेगा क्योंकि वो वेजिटेबल। तो टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपिन। क्या हो जाएगा? लाइकोपिन। उसके बाद आ जाता है CTHC, सेंट्रल टेम्परेट हार्टिकल्चर सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंट्रल टेम्परेट हार्टिकल्चर सेंटर। ये कहां पर स्थित है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद आ जाता है सॉइल या मृदा। क्या हो जाता है? सॉइल या मृदा। तो सेब की खेती के लिए कौन सी? क्ले लोम, चिकनी मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्ले लोम ये चिकनी मृदा है, जिसे बोला जाता है चिकनी दोमट मृदा। क्या बोला जाता है? चिकनी दोमट। तो चिकनी दोमट वो उपयुक्त मानी जाती है। वैसे ये ज्यादा नहीं पूछेगा कि कौन से भूमि उपयुक्त मानी जाती है। ये जो भूमि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कपास में पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कपास। कपास की खेती के लिए पूछा जाता है कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, या सबसे अच्छी मृदा कपास के लिए कौन सी होती है? तो काली मृदा होती है। कौन सी? काली मृदा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन और अगर पूछ लेता है कि काली मृदा में काला रंग किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि मृदा का काला रंग किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाएगा। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। और कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है, तो काली मृदा अच्छी मानी जाती है। काली मृदा के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी मानी जाती है, तो कौन सी हमारी मानी जाती है? कपास। तो हमने बता दिया सेब में लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन। CTHC सेंट्रल टेम्परेट हार्टिकल्चर सेंटर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सेब की खेती के लिए कौन से भूमि अच्छी मानी जाती है, तो क्ले लोम, चिकनी मृदा या चिकनी दोमट भूमि मानी जाती है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ जाता वैरायटी या प्रजातियां। क्या हो जाएगा? वैरायटी या प्रजातियां। अब वैरायटी या प्रजातियां में जैसे कौन कौन सा हमारा हो जाए? रेड डेलिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड डेलिशस। न्यूटन गोल्डन डेलिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्डन डेलिशस। किंग ऑफ पिपिन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंग ऑफ पिपिन्स। चौबटिया अनुपम। चौबटिया अनुपम एक में रहेगा, ये ध्यान रखना। चौबटिया अनुपम और चौबटिया स्वर्णिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौबटिया स्वर्णिमा। उसके बाद हो जाता अर्ली सैनबरी, विंटर बनाना, येलो न्यूटन और पिपिन। तो इसमें काफी वैरायटी, लेकिन तो जो मुख्य वैरायटी वो आप सबको बता दे रहे हैं। जैसे ये पूछा जाता है अक्सर कि विंटर बनाना किसकी वैरायटी है, ये अक्सर कई बार पूछा गया। ये महत्वपूर्ण वैरायटी है कि विंटर बनाना किसकी वैरायटी, तो ये हमारा हो जाएगा सेब की। उसके बाद चौबटिया अनुपम ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चौबटिया अनुपम पूछा जाता है, या रेड डेलिशस पूछा जाता है, या गोल्डन डेलिशस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? गोल्डन डेलिशस। या अर्ली सैनबरी। क्या हो जाएगा? अर्ली सैनबरी। तो ये सब वैरायटी फेमस है, ये सब वैरायटी पूछी जाती है हमारे पेपर में। जैसे विंटर बनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंटर बनाना। चौबटिया अनुपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौबटिया अनुपम। रेड डेलिशस, गोल्डन डेलिशस और अर्ली सैनबरी। तो इसमें ये वैरायटी हमें याद होनी चाहिए। तो ये हमारी होगी वैरायटी या प्रजातियां में। रेड डेलिशस हो जाएगा, गोल्डन डेलिशस, चौबटिया अनुपम हो जाएगा, विंटर बनाना हो जाएगा, उसमें अर्ली सैनबरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ली सैनबरी। इसके बाद हम आगे देखते हैं
हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी कैडर में। सेब में कटाई छटाई, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अब देखो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कटाई और छटाई। अब देखो पौधों में कटाई और छटाई क्यों की जाती है? एक कटाई इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें नई शाखाएं लाने के लिए। क्या होता है? नई शाखाएं लाने के लिए। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनका कि अगर जब तक उनमें नई शाखाएं नहीं आती है तो तब तक उसमें फल तथा फूल मतलब अच्छी तरीके से नहीं लगते। तो जो हमारे ट्रेनिंग की जाती है, जिससे कटाई की जाती है, नए फल तथा फूल, अधिक फल तथा फूल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फल तथा फूल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जो प्रूनिंग किया जाता है ये पौधों को एक शेप या आकार देने के लिए। क्या किया जाता है? पौधों को एक शेप या आकार। देखे होंगे आप किसी पार्क में जाते होंगे तो कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनको एक शेप में ऐसे काटा जाए या यानी छटाई की जाती है। क्या एक शेप में से छटाई की जाती है, उसको एक शेप अच्छा सा आकार दे देते हैं। तो वही कौन सा की जाती है? प्रूनिंग की जाती है। क्या की जाती है? प्रूनिंग। तो सेम में ये दोनों किया जाता है। क्या सेम में? तो इसीलिए पूछा जाता है कि सेम में कटाई तथा छटाई किस बीज से किया जाता है? तो मॉडिफाइड लीडर बीज से किया जाता है। किससे किया जाता है? मॉडिफाइड लीडर बीज से किया जाता है। तो अगर कोई पूछ लेता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में क्या अंतर होता है, तो जो हमारा ट्रेनिंग मतलब कटाई जो होता है वो पौधों में यानी जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें फल तथा फूल की संख्या बढ़ाने के लिए उसमें ट्रेनिंग की क्रिया की जाती है। और प्रूनिंग क्या होता है? उसको एक साइज या आकार प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। और ये अगर पूछ लेता कि सेम में कटाई तथा छटाई किस बीज से किया जाता है, तो मॉडिफाइड लीडर बीज से किया जाता है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सेम में फल तथा फूल कब आते हैं? तो फरवरी से मार्च में आते हैं। कब आते हैं? फरवरी से मार्च में आते हैं। इस समय आप देखो, इस समय आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर में काफी मतलब सेब जो है इस समय सेब जो लगभग काफी तैयार होने वाला है। अभी हमने देखा था कि एक बात दिखाई जा रहा है, उसमें काफी मात्रा में लगभग सेब लगे हुए हैं। अब कैसे हरी अवस्था में कैसे हरेगा मैच्योर नहीं हुआ है, और उसके बाद धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट में आने लगेंगे। तो इसमें फूल का आता है फरवरी से मार्च में आता है, उसमें फल लगता है, उसके बाद फल तैयार होने लगता है। अब सेब का पौधा लगाने का उपयुक्त समय जो होता है दिसंबर होता है। क्या होता है? दिसंबर से जनवरी। यानी प्लांटिंग टाइम जो सेब का माना जाता है कि किस समय में सेब के पौधे की रोपाई करना चाहिए, तो हमें कब करना चाहिए? तो दिसंबर से जनवरी के माह में करना चाहिए। तो पहला हमने बताया कि सेब में कटाई छटाई मॉडिफाइड लीडर बीज से करते हैं। सेब में फूल कब आते हैं? फरवरी से मार्च में आते हैं। और जैसे हमें बताया आम में फूल कब आते हैं? फरवरी से मार्च में आते हैं। लीची में फूल कब आते हैं? फरवरी से मार्च में। और आंवला में फूल कब आते हैं? तो फरवरी से मार्च में। ये 3-4 का हमने बताया था। लगभग एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है पूछे जा सकते हैं। सेब का पौधा लगाने का उपयुक्त समय क्या हो? तो दिसंबर से जनवरी। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सेब कि भारत की सबसे प्रसिद्ध वैरायटी कौन सी होगी? सेब की जो भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी होती है? तो कौन सी? हमारा रेड डेलिशियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड डेलिशियस हो जाएगा। तो अगर पूछ लेता है कि भारत के लिए सेब की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? रेड डेलिशियस। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सेब की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एप्पल कल्टीवेशन। तो सेब की खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान कितना हमारा होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये टेम्परेचर जैसा भी हमने आप सबको आगे पहले ही बताया था कि जो हमारे सेब की जहाँ खेती की जाती है वहाँ जो टेम्परेचर जो होना चाहिए यानी 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमारा टेम्परेचर चलना चाहिए। तो कितना होगा? 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर। उसके बाद अब देखिए आ जाता है इसमें क्रॉस। कुछ जो हमारी संकर वैरायटियां प्रजातियां, क्या संकर वैरायटियां प्रजातियां। तो जैसा हो जाएगा हमारा लाल अंबारी। क्या हो जाएगा? लाल अंबारी। अब जो वैरायटी क्रॉस करके बनाई जाती है वो अक्सर कौन सी वैरायटी? संकर प्रजाति मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? संकर प्रजाति मानी जाती है।
अब क्या हो जाए, लाल अंबारी। अब लाल अंबारी जो सेब की प्रजाति, ये किसके क्रॉस से बनाया गया है? तो रेड डेलिशस इंटू अंबारी, किसके क्रॉस से बनाया गया? रेड डेलिशस इंटू अंबारी के क्रॉस से बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि लाल अंबारी, पहले ये ध्यान रखना किसकी वैरायटी है, तो सेब की है। और कैसी है वो? संकर प्रजाति मानी जाती। कैसी? संकर वैरायटी है, प्रजाति है। और किसके संकरण या किसके क्रॉस से विकसित किया गया? तो रेड डेलिशस इंटू अंबारी के क्रॉस से विकसित किया गया। अब आ जाता सुनहरी, ये भी सेब की प्रजाति, क्या हो जाएगा? सुनहरी। अब ये किसके क्रॉस से? अंबारी इंटू गोल्डन डेलिशस के क्रॉस से बनाया गया। किससे? अंबारी इंटू गोल्डन डेलिशस के क्रॉस से बनाया गया। तो ये हमारी हो जाएगी कि भारत के लिए सेब की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति रेड डेलिशस। सेब की खेती के लिए जो सबसे मुख्य टेम्परेचर 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। लाल अंबारी किसकी वैरायटी? सेब की है। किसके क्रॉस से बनाया गया? तो रेड डेलिशस इंटू अंबारी के क्रॉस से बनाया गया। सुनारी भी किसकी वैरायटी है? सेब की है। ये किसके क्रॉस से बनाया गया? अंबारी इंटू गोल्डन डेलिशस। किसके क्रॉस से बनाया गया? अंबारी इंटू गोल्डन डेलिशस। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये जब हमने आम की खेती पढ़ाया था तो हमने आप सबको बताया था अल्टरनेट बेयरिंग या एकांतर फलन। तो सेब में कौन सी समस्या जो प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो अल्टरनेट बेयरिंग या एकांतर फलन। अब अल्टरनेट बेयरिंग या एकांतर फलन हमने आप सबको बता दिया था कि जो हमारे यानी जो आम होता है या सेब होता है, उसके जो हमारे पौधे होते हैं उसके पौधों में एक वर्ष फल आता है, उसके अगले वर्ष बिल्कुल फल तथा फूल नहीं आता, और उसके अगले वर्ष फल तथा फूल आने की क्रिया को क्या बोला जाता है? अल्टरनेट बेयरिंग या एकांतर फलन। तो हमारी जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, यही पूछा जा सकता है कि अल्टरनेट बेयरिंग या एकांतर फलन की समस्या किसमें पाई जाती है? तो दोनों आप ध्यान रखना, आम और सेब। किसमें पाया जाता है? आम और सेब दोनों में पाया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद अगला आ जाता है कि सेब का अति बौनापन वाला मूल प्रयोग। अभी देखिए हमने बताया बौनापन, अर्ध बौनापन। अब आता अति बौनेपन वाला मूल वृंत क्या हो जाएगा? तो यम 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यम 106। तो 3 हमने बता दिया। बौनापन अगर मूल वृंत पूछेगा तो यम 9 हो जाएगा। बौनेपन के लिए किस रूट स्टार का प्रयोग किया जाता है? यम 9। अर्ध बौनेपन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यम 27। और अर्ध बौनेपन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यम 106। बौनापन, अर्ध बौनापन, अति बौनापन, ये तीनों आप ध्यान रखना। इन सभी के रूट स्टार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यम 9, यम 27 और यम 106 का प्रयोग किया जाता है। सेब में अति बौनापन वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सेब में शुगर किस रूप में पाया जाता है? यानी जो हमारा शुगर होता है उस सेब में किस रूप में प्रेजेंट रहता है या किस रूप में पाया जाता है? तो सर्बिटाल के रूप में। किस रूप में उपस्थित रहता है या किस रूप में पाया जाता है? तो सर्बिटाल के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना कि सेब में शुगर किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में उपस्थित रहता है? तो सर्बिटाल के रूप में। किस रूप में उपस्थित रहता है? सर्बिटाल के रूप में उपस्थित रहता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि अल्टरनेट बेयरिंग की समस्या किसमें पाई जाती है? आम और सेब दोनों में पाया जाता है। सेब के अति बौनापन के लिए यम 106 का प्रयोग किया जाता है। सेब में शुगर किस रूप में उपस्थित रहता? तो सर्बिटाल। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग महत्वपूर्ण है कि सेब में समय से पहले फल तथा फूल को गिरने से रोकने के उपाय क्या होते हैं? जैसे यानी फल तथा फ्रूट ड्रॉपिंग या ड्रॉप हो जाते हैं, जो फल तथा फूल अगर गिर जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं या क्या हमें करना चाहिए? किस चीज का हमें प्रयोग करना चाहिए? तो उसके फल तथा फूल को गिरने से रोकने के लिए इसके क्या क्या उपाय है? तो पहला हमारा हो जाएगा पानी की कमी का ना होना। पहला ये हमें ध्यान रखना कि इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सेब की खेती किए हैं तो उसमें पानी की कमी नहीं होना चाहिए, उसमें पानी एक कंटिन्यू उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जो उसको जितना जरूरत है उतना पानी उपलब्ध होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा भूमि में सुहागा या मैग्नीशियम
की कमी नहीं होना चाहिए। किसका? सुहागा या मैग्नीशियम की कमी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था, सुहागा या बोरेक्स का सूत्र। यूपी कैटर में देखिए आ गया, तो हम बता दे रहे हैं। पूछा गया सुहागा या बोरेक्स का सूत्र, तो चलिए इसको भी हम बता दे रहे हैं। तो अगर पूछ लेता सुहागा या बोरेक्स का, तो सुहागा या बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O। तो ये हमारा सुहागा या बोरेक्स। अब जब सुहागा, उसके बाद आ जाता है कि अगला पॉइंट आ जाता है, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का भी छिड़काव करना चाहिए। किसका छिड़काव करना चाहिए? नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का भी छिड़काव करना चाहिए। तो ये फल तथा फूल को गिरने से रोकने के लिए हमारे अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? प्लेनोफिक्स। क्या हो जाएगा? प्लेनोफिक्स। तो ये भी हमें ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है NAA का ट्रेड नेम, तो NAA का ट्रेड नेम क्या हो जाएगा? प्लेनोफिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हो जाएंगे, इसलिए बहुत लोग हम देखते होंगे कि फोन ले आराम लेके सो जाते होंगे। तो भैया थोड़ा एक्टिव रहा करो, ठीक है? नहीं पता लगे तुम सो रहे हो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पापा पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, तब कहो कि पापा पढ़ रहे हैं। वो वीडियो भी चल नहीं रहा था, थोड़ा सर्वर यानी नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसीलिए सो रहे थे। तो इसीलिए थोड़ा एक्टिव रहा करो भैया। लास्ट समय चल रहा, हो सकता है पेपर आप सबके लास्ट जुलाई में हो जाए। अगर 1-2 महीना अच्छे से पढ़ लोगे तो कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे। तो भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जीएस का क्वेश्चन बाई चांस कभी पूछा जा सकता है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो झेलम। किस नदी के तट पर बसा हुआ? झेलम नदी के तट पर बसा हुआ। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना हो सकता है बाई चांस। और धारा 370 किससे संबंधित था? ये तो आप सबको पता ही है। जम्मू कश्मीर किस राज्य को यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? वो भी कौन सा? जम्मू कश्मीर है। कौन सा? जम्मू। धारा 370 जब से था तो लगभग कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि धारा 370 किससे संबंधित है। पहले था वो धारा 370, आप सबको पता, हटा दिया गया है। तो इस तरह पूछा जा सकता है कि धारा 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर। या विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर को। किससे दिया गया था? जम्मू कश्मीर को दिया गया था, अब नहीं है। तो यही है कि भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन कहां पर होता? तो जम्मू कश्मीर। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, स्कैब रोग किसमें लगता है? स्कैब रोग किसमें लगता है? तो सेब में लगता है। किसमें लगता है? सेब में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सेब में बिटर पिट रोग किसकी कमी से होता है? अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि बिटर पिट रोग किसमें लगता है? तो सेब में लगता है। किसमें लगता है? सेब में लगता है। किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। किसकी? कैल्शियम की कमी से ये होता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर। स्कैब रोग किसमें लगता है? तो सेब में लगता है। सेब में बिटर पिट रोग किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। बिटर पिट रोग किसमें लगता है? तो सेब में। किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखो ये तो प्रवर्धन, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। तो बडिंग या ग्राफ्टिंग, क्या हो जाएगा? बडिंग या ग्राफ्टिंग, जिसे बोला जाता है कलिकायन। क्या हो जाएगा? कलिकायन हो जाएगा, या कलन द्वारा। हिंदी में इसे लिख देंगे हम कलिकायन, या इसे ग्राफ्टिंग मतलब कलम। तो सेम प्रवर्धन प्रोपोगेशन मेथड किस विषय द्वारा इसमें, तो बडिंग या ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि 1 हेक्टेयर सेब के 1 हेक्टेयर खेत में लगभग कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, तो 250 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। कितने होते हैं? 250 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर खेत में कुल पौधों की संख्या सेब की कितनी होती है, तो लगभग 250 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। कितना होते हैं? 250 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया बडिंग प्रोपोगेशन बडिंग। उसके बाद जो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, तो 250। अब हम नेक्स्ट, ये हमारे ये भी बीमारी पूछी जाती है, फायर ब्लाइट। देखो फायर ब्लाइट जो बीमारी लगती है एप्पल और पियर दोनों में लगती है, सेब और नाशपाती। तो आप दोनों ध्यान रखना, अगर कहीं दोनों दे दिया, फायर ब्लाइट बीमारी किसमें लगता है, तो सेब और नाशपाती दोनों में लगता है। किसमें लगता है? सेब और नाशपाती दोनों में लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फायर ब्लाइट बीमारी किसमें लगती है, तो सेब तो यहाँ पर दिया, लेकिन तो आप नाशपाती भी यहाँ पर बढ़ा लेगा। क्या? नाशपाती भी। इसमें क्या होती है? सबकी पत्तियां जो होती है जल जाती है। क्या होती है? फायर मतलब जल जाती है। फायर ब्रिगेड आप सब जानते होंगे, जो मतलब आग को बुझाने के लिए। तो वही होता है कि इसकी पत्तियां जो होती है झुलस जाती है या जल जाती है। तो ये होता है फायर ब्लाइट बीमारी। उसके बाद आ जाता है, ये हमारा है सेन जोस स्केल। यह कीट है, इंसेक्ट है। ये क्या है? इंसेक्ट या कीट है। अब सेन जोस स्केल ये बीमारी नहीं, ये समझ लेना कीट। क्या? कीट। तो सेन जोस स्केल कीट किसमें लगता है, तो ये भी सेब में लगता है। किसमें लगता है? सेब में लगता है। तो जो हमने बताया था फायर यानी फायर ब्लाइट, उसके बाद और पहले हमने बताया था कि बिटर पिट किसमें होता है, स्कैब रोग किसमें लगता है। तो ये सब हमें बीमारी का यहाँ नाम पता होना। पहला ये ध्यान रखना, स्कैब रोग किसमें लगता है? सेब में। किसमें लगता है? सेब में। बिटर पिट बीमारी किसमें लगता है? सेब में। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। फायर ब्लाइट बीमारी किसमें होता है? सेब और नाशपाती दोनों में होता है। सेन जोस स्केल क्या है? या कीट है। ये किसमें लगता है? तो सेब में लगता है। अब हम आगे देखते हैं यील्ड या उपज। क्या हो जाएगा? यील्ड या उपज। अब देखो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र और हिल एरिया दोनों दिया है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। हिल एरिया मतलब क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र। और प्लेन एरिया मतलब क्या होता है? मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्रों में जो सेब में उपज होता है 80 से 100 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष होता है। यानी 80 से 100 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष होता है। तो सेब में अगर मैदानी क्षेत्र में एक पेड़ से कितना उपज प्राप्त होता है, तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष प्राप्त होता है। और पहाड़ी क्षेत्र में वही पूछ लेता है, तो 200 से 300 किलोग्राम प्रति पेड़, यानी 200 से 300 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष प्राप्त होता है। तो ये हमारा यानी कितने किलोग्राम एक पेड़ से प्राप्त होता है, ये हमारा प्रति पेड़ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रति कुंटल कितना प्राप्त होता है, यानी कुंटल के हिसाब से देखेंगे। तो ये हमारा प्रति पेड़ के हिसाब से हो गया। क्या हो गया? प्रति पेड़। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रति कुंटल, लगभग दिया है प्रति कुंटल के हिसाब से। तो मैदानी क्षेत्र, अब देखिए यहां पर आ गया प्रति कुंटल के हिसाब से। क्या हो जाएगा? प्रति कुंटल के हिसाब से। अब इंडिया उपज अगर पेड़ के हिसाब से पूछेगा, तो अगर कुंटल के हिसाब से पूछ लेता है कि 1 हेक्टेयर में कितने कुंटल उपज प्राप्त होते हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। पहाड़ी क्षेत्रों में कितना हो जाता है? तो 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है?
500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये हमारा इंडिया उपज हो गया। क्या हो गया? इंडिया उपज। तो हमने सेब के कल्टीवेशन पूरा देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पीयर यानी पीच। क्या हो जाता है जिसे, यानी पीच मतलब आड़ू या पीच। क्या देखेंगे? आड़ू या पीच। तो हमारा नेक्स्ट कल्टीवेशन है। तो जो सेब से हमने आप सबको बताया, जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और जिसपे हमने ज्यादा फोकस किया है, वो क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए। और जो हमने यहाँ पर बताया है कि ये क्वेश्चन यूपी कैडर में पूछे जाते हैं, जो बीच बीच में बताते रहते हैं, तो वो सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं आड़ू या पीच। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम। क्या हो जाएगा? बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम। तो प्रोनस पर्सिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनस पर्सिका। फैमिली क्या हो जाएगा? वही हमारा रहेगा रोजेसी रहेगा। रोजेसी क्या रहेगा? रोजेसी। यहाँ क्रोमोसोम नंबर बदल जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 2n = कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? तो चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना। जैसे कोरोना वायरस का क्या माना जाता है? सेंटर या केंद्र। जहाँ कोरोना वायरस का जो उत्पत्ति स्थान अगर पूछ लेता है कहाँ से वो खोजा गया था, तो कहाँ पर? चीन के वुहान नामक स्थान से। कभी कभी पूछा जा सकता है कि चीन में कोरोना वायरस कहाँ से खोजा गया था, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से ये खोजा गया था पहली बार से? तो कहाँ पर? वुहान में। कहाँ पर? वुहान, जो चीन में पड़ता। कहाँ पर? चीन में। देखो लिखता कोविड-19। इसका नाम कोविड-19 क्यों दिया गया है? कोरोना वायरस डिजीज है। क्या है? कोरोना, CO से कोरोना, VI से वायरस और D से हमारा क्या हो जाएगा? डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज। अब कब ये आया था? 2000 कब आया था? 19। पहली बार जो होता 2019 में आया था। कब आया था? पहली बार 2019 में आया था। इसीलिए इसे क्या दिया गया? कोविड-19 दिया गया। क्या दिया गया? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज। मतलब जो होता है ये किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस द्वारा होता है। और कब आया था? 2019 में। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोविड-19। तो आड़ू या पीच का बोटेनिकल नेम प्रोनस पर्सिका। फैमिली या कुल क्या हो जाएगा? रोजेसी। क्रोमोसोम नंबर पूछ लेगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? तो चाइना हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखो टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार क्या हो जाएगा? तो अष्टफल या ड्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टफल या ड्रूप। जैसे हमने आप सबको आम के बारे में बताया था, आम के भी फल का प्रकार क्या होता है? अष्टफल या ड्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टफल या ड्रूप। इडिबल पार्ट मतलब क्या हो जाएगा? खाने वाला भाग। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खाने वाला भाग। तो खाने वाला भाग हमारा हो जाएगा पेरिकार्प। क्या हो जाएगा? पेरिकार्प हो जाएगा। अब तो आड़ू या पीच में TSS की मात्रा। TSS मतलब क्या होता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जो शुगर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शुगर के अंतर्गत आता है। तो TSS का मतलब टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। तो आड़ू या पीच में TSS की मात्रा होती है 8 से 13% होता है। कितना होता है? 8 से 13% होता है। तो हमने बताया आड़ू या पीच के फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट, अष्टफल या ड्रूप, इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग, पेरिकार्प। आड़ू या पीच में TSS की मात्रा 8 से 13% होता है। कितना होता है? 8 से 13%। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए आ जाता है कि आड़ू के फूल का रंग कैसा होता है? पिंक कलर, गुलाबी होता है। कैसा होता है? फ्लावर कलर। ये ज्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि फूल का रंग पूछा जाए, तो ऐसे जान लेना। कभी भी हम पढ़ेंगे तो हमारे काम देगा, हर जगह ये पूछा जा सकता है कभी आगे चल के। तो आड़ू या पीच की जो फूल का रंग होता है, फ्लावर कलर कैसा होता है? पिंक या गुलाबी कलर होता है। कैसा होता है? पिंक या गुलाबी कलर। हमने जो दो बताया उससे पूछा जा सकते हैं, जैसे परवल और लौकी, इन दोनों की जो फूल का कलर कैसा होता है? सफेद होता है। ये दोनों पूछे जा सकते हैं। या परवल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉइंटेड गार्ड। क्या कहा जाता है? पॉइंटेड गार्ड। अब आता सॉइल, आड़ू या पीच के लिए कौन सी भूमि अच्छी मानी जाती है? लोम सॉइल, दोमट भूमि। क्या होता है? लोम सॉइल, दोमट भूमि। पीएच हो जाएगा 6 से 6.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से 6.5। इसका मतलब एसिडिक सॉइल चाहिए, यानी इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि उपयुक्त मानी जाती है। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है
कि आड़ू का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, मतलब ये रोपाई के कितने वर्षों बाद ये फल देने लगता है, तो 2 वर्षों में फल देने लगता है। कितने वर्षों में फल देने लगता है, तो 2 वर्षों में ये फल देने लगता है। तो पहले हमने बताया आड़ू या पीच के फूल का रंग कैसा होता है, गुलाबी, सॉइल, लोम, दोमट, पीएच 6 से 6.5। आड़ू या पीच का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, तो 2 वर्षों में फल देने लगता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या जाता है, वैरायटी या प्रजातियां, क्या हो जाएगा, वैरायटी या प्रजातियां। तो पहला हमारा हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हिल एरिया, एलेक्जेंडर, पैराग्रीन, तोतापरी, अल्बर्टा, ये हमारी वैरायटी। इसमें सभी वैरायटी में याद करना है, 2-4 वैरायटी ज्यादा नहीं है और लगभग कोई सभी वैरायटी महत्वपूर्ण है। तो वैरायटी या प्रजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, कौन सी वैरायटी जिनको हम पहाड़ी क्षेत्र में खेती करते हैं, तो अलेक्जेंडर हो जाएगा, पैराग्रीन हो जाएगा, तोतापरी हो जाएगा और अल्बर्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तोतापरी और अल्बर्टा, ये सब पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद मैदानी क्षेत्रों के लिए, प्लेन एरिया के लिए सरबती, क्या हो जाएगा, सरबती हो जाएगा, सहारनपुर 6 हो जाएगा और फ्लोरिडासन, ये वैरायटी महत्वपूर्ण है, फ्लोरिडासन, ये वैरायटी महत्वपूर्ण, ये तो हमें याद होना चाहिए। वैसे इसमें सभी याद कर लेना, कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है। मैदानी क्षेत्रों के लिए सरबती, सहारनपुर 6 और फ्लोरिडासन, ये सब वैरायटी काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला हमने बताया वैरायटी या प्रजाति में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलेक्जेंडर, पैराग्रीन, तोतापरी और अल्बर्टा। तोतापरी एक आम की वैरायटी भी मानी जाती है। मैदानी क्षेत्रों के लिए सरबती, सहारनपुर 6 और फ्लोरिडासन। अब आगे हम देखते हैं, अब देखिए हमने अभी आप सबको बताया था कि आड़ू या पीच में लाल रंग का कारण एंथ्रोसायनिन, क्या हो जाएगा, एंथ्रोसायनिन। अगर पीले रंग का कारण पूछ लेगा तो जेंथ्रोफिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेंथ्रोफिल। और प्याज में हमने बताया था पीले रंग का कारण, तो प्याज में पीले रंग किसके कारण होता है, तो क्यूरेसिटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्यूरेसिटीन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि प्याज में पीले रंग का कारण क्या हो जाएगा, तो क्यूरेसिटीन। आड़ू या पीच में लाल रंग एंथ्रोसायनिन, पीले रंग का कारण क्या हो जाएगा, तो जेंथ्रोफिल हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है कि आड़ू या पीच के बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 40 से 50% पाई जाता है। कितना पाई जाता है, 40 से 50% पाई जाता है। तो आड़ू या पीच जो होता है उसके बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 40 से 50% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि आड़ू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, व्हिच एसिड, यानी कौन सा अम्ल जो होता है आड़ू या पीच में पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना कि आड़ू या पीच में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, रिंग बडिंग, किसके द्वारा, रिंग बडिंग, जिसे बोला जाता है वलय कलिकायन। क्या बोला जाता है, वलय कलिकायन हिंदी में। लेकिन तो हमें जो याद करना रहेगा इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी नहीं कि हम वलय कलिकायन याद करें, ये कंफ्यूजन में हो सकता है। लेकिन तो ये रिंग बडिंग और टी बडिंग ये कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। तो आड़ू या बीज, यानी आड़ू जो होता है आड़ू या बीज, उसके बीज में तेल की मात्रा 40 से 50, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। आड़ू में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो रिंग बडिंग। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ जाना है, कहाँ जाने को कह रहे हैं, कहाँ जाने को कह रहे हैं, मौका लगा के। लकड़ी ब्राह्मण का हाँ ठीक है। खड़ा रहे बस, और जो जहाँ कहा चलो वहाँ अब आड़ू यानी आड़ू का पौधा कैसे, यानी कैसे फसल है, स्वपरागित फसल, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड। यानी स्वपरागित फसल। कैसा है, स्वपरागित। ये इसमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या होता है, स्वपरागण। देखे होंगे कोई होता है क्रॉस पॉलिनेशन और किसी में सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड। उसके बाद आगे हमारा जाता है कि आड़ू का पौधा कितने वर्षों तक फल देता है। हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बताया था कि लीची का पौधा कितने वर्षों तक फल देता है, तो 100 वर्ष। लीची का पौधा कितने वर्षों तक फल देता है, तो 100 वर्षों तक देता है। कितने वर्षों तक देता है, 100 वर्षों तक।
ये हो गया। उसके बाद आड़ू का पौधा अगर पूछ लेता कि कितने वर्षों तक फल देता, तो 25 से 30 वर्षों तक फल देता। कितने वर्षों तक फल देता, तो 25 से 30 वर्षों तक फल देता है। तो आड़ू में अगर पूछ लेता किस प्रकार का पॉलिनेशन होता, तो स्वपरागण होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। कितने वर्षों तक फल देता, तो 25 से 30 वर्षों तक फल देता है। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमारे लगभग लास्ट है। आड़ू का पौधा 8 से 10 वर्षों यानी 8 से 10 वर्ष तक का होने पर एक पौधे से लगभग कितना फल प्राप्त होता, तो 50 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त होता। कितना? 50 से 100 किलोग्राम। यानी जब आड़ू का पौधा 8 से 10 वर्ष का हो जाता है, कितने वर्ष का? 8 से 10 वर्ष का हो जाता है, तो एक पौधे से हमें लगभग कितना फल प्राप्त होता है, तो 50 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता? 50 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त होता। अब आ जाता है एल या उपज। अगर प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से देखा जाए कि आड़ू या पीच में 1 हेक्टेयर में कितना उपज होता है, तो प्रति हेक्टेयर कितना उपज हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो आड़ू या पीच में अगर 8 से 10 वर्ष का पौधा रहेगा, तो उससे कितना फल? 50 से 100 किलोग्राम। अगर 1 हेक्टेयर से देखा जाए कि प्रति हेक्टेयर कितना फल प्राप्त होता है, तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर से फल प्राप्त होता है। तो ये आज हमारा जो हमने आप सबका जो यानी एप्पल पढ़ा दिया, उसके बाद आड़ू या पीच। अब हमारी जो छोटी छोटी क्रापें लगभग एक दिन में 2 से 3 क्रापें कंप्लीट होंगी। तो देखिए अब इधर 2-3 क्रापें जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी, हो सकता है पेपर भी आप सबका जल्दी है, तो आप सब पूरा याद करते चलिए। एक एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर में जब मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बना रहा, तो ये समझ लीजिए जितना आप इसमें रट लेंगे, एक एक क्वेश्चन जितना रट लेंगे, उतना सिलेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं। चाहे हमारा एग्रीकल्चर, जोलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अच्छे से तैयार करो। लगभग इतना कोशिश करो कि आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट 150 से ऊपर ही क्वेश्चन करके आओ। तो चलिए इसके बाद जो एग्रीकल्चर की क्लास होगी, योगेश सर पढ़ाएंगे, एग्रोनॉमी की क्लास चलेगी। बाकी आप सब तैयार करते रहिए। हमारा कल जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर हार्टिकल्चर का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।